चलो देखो आप अभी लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। ए लिटिल नए के बराबर, ए लिटिल आवश्यकता से कम, द लिटिल पर्याप्त के लिए लगता। ठीक है, एकदम सेम इसी की तरह आपको पढ़ना है। देख लो ध्यान से, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों में अंतर क्या है? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में ये भी संख्या बताता है। इसका भी मतलब होता है, फ्यू का मतलब न के बराबर, न के बराबर मतलब नथिंग। फ्यू का मतलब आवश्यकता से कम। लेस देन नेसेसिटी। ए फ्यू पर्याप्त, आई मीन एनफ। ठीक है, जो अर्थ आपका लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल देता, वही अर्थ आपका फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू देता। बट अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि ए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और ए काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, जो संख्या बताएंगे। ये जब भी आएगा तो किसी न किसी काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आ सकता। फ्यू है फ्यू देखो, जैसे हमने लिखा हो देयर आर फ्यू गर्ल्स इन माई क्लासरूम। दूसरा मैंने कहा देयर आर ए फ्यू गर्ल्स इन माई क्लासरूम। तीसरा है देयर आर द फ्यू गर्ल्स इन माई क्लासरूम। डिफरेंस क्या है इन तीनों में? तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर कहीं भी लिखा है देयर आर फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास, इसका मतलब उसमें जिस भी नाउन की बात हो रही है वो नाउन आपका नए के बराबर है। गर्ल्स के बारे में बात हो रही है ना, गर्ल्स हमारा काउंटेबल नाउन है। ये नए के मतलब क्लास में लड़कियां तो हैं लेकिन नए के बराबर है। अगर क्लास में 100 की संख्या है तो लड़कियां हैं इक्का दुक्का लड़कियां हैं, एक दो लड़कियां हैं, तो नए के बराबर हुई ना। तो आपने इस तरह भी बोल सकते देयर आर फ्यू गर्ल्स इन माई क्लासरूम, मतलब बहुत कम है, नए के बराबर है। देयर आर ए फ्यू गर्ल्स इन माई क्लासरूम, तो इसका मतलब हुआ कि जितनी आवश्यकता होनी चाहिए था उतनी नहीं। अगर हम रेशियो की बात करें 50-50 रेशियो की, 100 की संख्या है तो 50 लड़के होने चाहिए थे, 50 लड़कियां होनी चाहिए, तो बट नहीं है, वो बहुत कम है, रेशियो से कम है। बहुत मुश्किल से मान के चलो 25-30 लड़कियां, रेशियो से कम है, जितना रेशियो होना चाहिए उतना नहीं है। तो ए फ्यू गर्ल्स लगाएंगे। अगर हमने इस तरह से कहा देयर आर द फ्यू गर्ल्स, इसका मतलब हो गया कि क्लासरूम में जितनी लड़कियों की जरूरत थी उतनी लड़कियां हैं। अगर कॉम्बिनेशन 50-50 का है तो 50 है। इधर क्लियर? एक इसके साथ लगेगा हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ। देखिए गर्ल्स काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी गर्ल काउंटेबल, यहाँ भी नाउन। इसके पहले हम लोग यहाँ लिखते थे तो वाटर रहता था, सॉल्ट रहता था, ठीक है, चांसेस रहते थे, नॉलेज रहते थे, ये सारी चीजें रहते थे। ये सब अनकाउंटेबल के साथ आएंगे हमेशा। बात ये तीनों भी वही करेंगे जो ये तीनों कर रहे हैं, बस फर्क इतना है, एक काउंटेबल के साथ करेगा, ये अनकाउंटेबल के साथ करेगा। इधर क्लियर? हाँ, एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझ लीजिए, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। I could not buy the ticket because there were
देयर वर इन माई पॉकेट। ओके, अभी कह रहा है कि आई कुड नॉट बाई द टिकट बिकॉज देयर वर रुपीज। ये रुपीज आपका काउंटेबल नाउन में आ गया। क्लियर हुआ? अब इसके पहले आपको लिटिल नहीं लगा सकते हो। क्या लगाओगे? फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू में तीनों में से कोई लगाना। आपका तीनों में से कौन सा लगाओगे? दे फ्यू लगा दें? दे फ्यू लगा देंगे तो 100% गलत हो जाएगा। भाई पर्याप्त पैसा था तब क्यों नहीं खरीद सके आप टिकट? हाँ, आप क्या लगा सकते हो? ए फ्यू या तो फ्यू या ए फ्यू। यहाँ पे ए फ्यू लगा देंगे हम। फ्यू भी लगा देंगे तो नए के बराबर पैसा था, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सुटेबल ए फ्यू लगाओगे और बढ़िया कि मैंने थोड़ा सा कम था पैसा इसलिए हम टिकट नहीं खरीद सके। इज दैट क्लियर? नोट डाउन नाउ। एडजेक्टिव में कुछ चीजें और भी जान लें, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में कोई बताएगा क्या? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कल कहाँ बताया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से कहते हैं व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड बिफोर वर्ब। वर्ब से पहले, बात को समझना ध्यान से, वर्ब से पहले जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, जैसे इस तरह से देखो ध्यान से, A little boy came to me। अब आपसे कोई पूछे, ध्यान दो, आपसे कोई पूछे कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ है? लिटिल। अब वो वाला लिटिल नहीं, एक छोटा लड़का हो गया यहाँ। ठीक है, और समझ में? वो मात्रा बताने वाला लिटिल नहीं है जो वो पीछे बड़ा पढ़ाया था, लिटिल है लिटिल है लिटिल फ्यू। यहाँ लिटिल का मतलब छोटा, ये छोटा हो, मात्रा वाला दूसरा हो गया था, वो मात्रा बताने वाला। यहाँ कह रहे एक छोटा लड़का मेरे पास क्या करने आया, मेरे मतलब मेरे पास एक आया, तो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब है ना। इसके पहले देखिए एक फ्रेज दिया हुआ है, ए लिटिल बॉय। इस फ्रेज में एक नाउन है, इस नाउन से पहले एडजेक्टिव है। वर्ब से पहले एक फ्रेज होगा या वर्ब से बाद फ्रेज होगा, उस फ्रेज में एक नाउन होगा। फ्रेज समझते हो ना? यू नो अबाउट फ्रेज? नहीं जानते फ्रेज? अभी बता देता हूँ। फ्रेज में क्लास भी बता दे रहा हूँ, फ्रेज भी बता दे रहा हूँ। तो उस फ्रेज में जो नाउन होगा, उस नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देते हैं। कौन सा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देते हैं। अगर हमने कहा सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल। अब देखिए प्रेडिकेट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट के रूप में इस्तेमाल होने लगे, प्रेडिकेट जानते हो आप लोग? हाँ, प्रेडिकेट का मतलब होता है कि आफ्टर कम्स वर्ब, जो वर्ब के बाद आए। ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब एज ए प्रेडिकेट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी एडजेक्टिव एज ए प्रेडिकेट अगर इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, पढ़े हो? सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं पढ़े हो क्या? हाँ, हम बता देंगे अभी।
सेंटेंस में एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को हटा दीजिए, जितना बचता है सब टोटल क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बच रहा है उसमें अगर कहीं भी एडजेक्टिव आ रहा है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब क्लियर हो गया? और सब्जेक्ट में कहीं कोई आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और कहीं फ्रेज में आ जा रहा है इसके अलावा, प्रेडिकेटिव के अलावा कहीं आएगा उसको भी एट्रीब्यूटिव कहा जाएगा। कितना क्लियर हुआ? अब फ्रेज क्या होता है जान लो। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज बताया था मैंने आपको, तो ग्रुप ऑफ, हाँ ऊपर हो गया, यहां देख लो। फ्रेज, phrase means a group of words which gives its meaning but does not its give full meaning without a verb। जो शब्दों का समूह, कोई भी शब्दों का समूह जो अपना अर्थ तो देता हो लेकिन पूरा अर्थ ना देता हो बिना वर्ब के, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे I saw him in the market। इन द मार्केट को अगर हम लोग कहें तो ये फ्रेज हो सकता है। ये यहां से लेके यहां तक कोई एक शब्दों में जोड़ दें हम लोग, एक फ्रेज में जोड़ दें, एक शब्दों का वाक्यांश में जोड़े तो यहां से लेके यहां तक एक फ्रेज होगा। कहां देखा मैंने? इन द मार्केट। फ्रेज बोला जाता है, लेकिन इसमें कहीं देखिए वर्ब है क्या? यहां से यहां तक नहीं वर्ब है। ये अपना अर्थ दे रहा, पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा। आप कभी किसी को बोलते हो इन द मार्केट, कोई अर्थ हो रहा है इसका? अर्थ हो रहा है इन द मार्केट, मतलब निकल रहा है उसका, लेकिन पूरा अर्थ देने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। इसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए एक वाक्य में इसको यूज करना पड़ेगा कि आई सा हिम इन द मार्केट। कोई ना कोई जब वाक्य में जाके जुड़ेगा तभी अपना पूरा अर्थ दे पाएगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा। फ्रेज को जब भी अपना पूरा अर्थ देना होता है तो किसी ना किसी वाक्य में जाकर उससे सेट बैठना पड़ता है, सेट जुड़ना पड़ता है। अर्थ तो देगा वो लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। जैसे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, हमने कहा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अगर हम फ्रेज बनाए ना इसमें हम फ्रेज बनाए तो क्या फ्रेज बन सकता है? ए बेड ऑफ रोजेज हम बोलते हैं, भैया बेड ऑफ रोजेज नहीं है। बेड ऑफ रोजेज माने होता फूलों की सेज, लेकिन ये फूलों की सेज का कोई मतलब है अगर निकालना है तो किसी ना किसी वाक्य में इसे हम वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कहना पड़ेगा योर लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, माई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, दैट इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। तो ये बेड ऑफ रोजेज फ्रेज हो गया। इसमें कहीं कोई वर्ब है? शब्दों का समूह है, वर्ब कोई नहीं है। शब्दों का कोई भी समूह हो जिसका अर्थ निकल जाए कोई, दैट इज फ्रेज। क्लियर हुआ? क्लाज भी एकदम सेम इसी तरह होता है, बट उसमें इंक्लूड होता है वर्ब, वर्ब इंक्लूड होगा, इसमें वर्ब नहीं इंक्लूड है। शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकल जाए लेकिन पूरा अर्थ ना निकले, लेकिन इंक्लूड हो उसमें क्या? वर्ब इंक्लूड हो, ये आपका क्लाज हो जाता है। ये फ्रेज हो गया और क्लाज हो गया। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्लियर हुआ इतना? ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझ में आया? हाँ चलिए एक और चीजें बता देता हूं मैं। इसमें अभी 10 मिनट है। तो आज करो इसको। इल्डर और ओल्डर में देखो ध्यान से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इल्डर एंड ओल्डर? एल्डर मतलब भी बड़ा होता है, यंगर मतलब भी बड़ा होता है। अच्छा, कितना बड़ा ज्यादा हो जाएगा? दोनों का मतलब बड़ा ही होगा।
बट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस? देखिए बहुत लॉजिकल चीजें बताने जा रहा हूँ। एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर? हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जानते, बिकॉज वी हैव नो नॉलेज ऑफ ग्रामर। अगर आपको नॉलेज होगा ग्रामर का आप तुरंत बता दोगे, ठीक है, आज जान लो जीवन भर याद रहेगा। एल्डर जो होता है ना, एल्डर इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर इट्स रिलेशन, इट्स ब्लड रिलेशन। It is used for other people। अब समझ में आ गया होगा बराबर? हाँ, अब आ गया ना पूरा? अपने खुद के परिवार में जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन जानते हो ना, खून का रिश्ता हो जिससे, उसमें अगर बड़ा होने की बात अगर होगा तो हमेशा आप एल्डर लगाइएगा। और ओल्डर की बात करेंगे, किसी अन्य से बड़ा हो, कोई अन्य बड़ा होने की बात आएगा तो वहां पे क्या लगाना है? ओल्डर लगाना है। देखिए जैसे एग्जांपल, मोहन माय ब्रदर is in my family। सोहन my best friend is older than I in my school। बात को समझो। एक है जो मोहन है ना, वो मेरा भाई है। माय ब्रदर एज, इन दोनों में से अगर भरना होगा तो क्या भर दे? ओल्डर भरे कि इल्डर भरे? हाँ, ऊपर वाले में हम लोग क्या भर लेंगे? एल्डर भरेंगे। क्यों एल्डर भरेंगे हम लोग? क्योंकि वो जिससे बात कर रहा है ना, उसका खुद का भाई है, उसके परिवार की बात हो रही है। अगर अपने परिवार में, आपके परिवार में जिससे आपका ब्लड रिलेशन, जो आपके कुटुंब का हो, उससे अगर बड़ा होने की बात हो रही है तो हमेशा आप क्या लिखिएगा? एल्डर लिखिएगा। तो आपने कभी देखा, हमेशा कहते हैं इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है? हमेशा परिवार में एल्डर ब्रदर कहा जाता है, छोटे को यंगर ब्रदर कहा जाता है। छोटा भाई हो तो यंगर ब्रदर, बड़ा भाई हो तो एल्डर ब्रदर या सिस्टर कहा जाता है। और किसी दूसरा कोई आपसे बड़ा है अगर कहीं पे भी, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे मित्र में, चाहे बाजार में, चाहे दुकान पे या कहीं पे भी हो, तो आपके ब्लड रिलेशन में तो आएगा नहीं। वहां क्या लिखोगे आप? ओल्डर। आ रहा समझ में? यहाँ पे ओल्डर लिखेंगे, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है। अब कल आपको मैं बताऊं, हाँ, यहाँ पे हमेशा देखो, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में आपको मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखे जाते हैं। देन इज प्रीपोजिशन हियर, यहाँ देन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? आई लगा रहे हैं। देन के बाद, एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाता है। और समझ में? लेकिन इसके बाद अगर आई लिखोगे तो एम लिखना पड़ेगा। एक चीज ये भी ध्यान देना, देन आई एम। मी लिख दोगे तो एम नहीं लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में? अगर आई लिखोगे तो आई के बाद एम लिखना पड़ेगा। मी लिख दोगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ इतना? टुमारो आई विल टीच यू अबाउट डिग्री। सर एंगर के लिए भी होता है। हाँ, हाँ, एंगर में नहीं होता, एंगर में छोटा। बाहर में सर आदि कोई अगर छोटा रहे हमसे तो उसके लिए क्या करें? स्मॉल, ठीक है, स्मॉल कर देते हैं। अपने परिवार उर्वार के लिए एंगर लिखा जाता है। सर सिर्फ ह्यूमन के लिए होगा? हाँ, ह्यूमन के लिए। ये क्लियर हो गया इतना? आपको देखिए वाक्य प्रयोग करना है कहाँ से, मैं बता दे रहा हूँ, देख लो, समझ लो, समझो। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, few, a few, the few, some, many,
ठीक है, सम सम एनी मेनी नॉट, एनी एंड एल्डर एंड ओल्डर, एक एक वाक्य बना के लाने। क्लियर?